हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाए थे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इसके एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमने डिराइव किया था। आज हम करेंगे इसके नेक्स्ट से कि इसके अगर इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सोच लेते एक डाइपोल है, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, दे आर कनेक्टेड बाय लाइन। अच्छा, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू तक। लेकिन ये हम डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे? सोचो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ होगा? प्लस चार्ज क्या करेगा? मतलब प्लस चार्ज क्या करेगा? इसको पुश करेगा, तो इस तरफ पुश करेगा। और माइनस चार्ज क्या करेगा? माइनस चार्ज उसको पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन माइनस चार्ज कहां पर है? दूर है, तो फिर किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? प्लस चार्ज का। तो अल्टीमेट रिजल्टेंट होगा कि वो प्लस चार्ज इस तरफ पुश हो जाएगा। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा दिस वे, फ्रॉम माइनस टू प्लस। अगर यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ, और प्लस चार्ज क्या करेगा? प्लस चार्ज पुश करेगा। लेकिन पास में कौन सा एक चार्ज है? माइनस चार्ज, तो वो डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा इस तरफ। तो इसीलिए होता है माइनस टू प्लस। ओके, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इसलिए माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू में होता है। ओके, सो सोच लेते हैं इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, मतलब बीच में से जो लाइन जाता है इक्वेटोरियल प्लेन ए है, और इसके ऊपर एक पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस पॉइंट का नाम दे देते P। तो P पॉइंट के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट तो इसे कनेक्ट कर देते, दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, सो सपोज दिस डिस्टेंस इज R एंड दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A। ओके, सो A कितना होगा? यूजिंग द Pythagoras theorem is perpendicular square plus base square equals to hypotenuse square. Okay, this is R square plus A square, and this is also R square plus A square. Okay, so इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो देखते हैं। तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर अगर पॉजिटिव यूनिट चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों फोर्स, एक फोर्स इस तरफ चला गया, एक इस तरफ आ गया। ओके, तो इस एक क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा इस तरफ वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस की। सिमिलरली इस वेक्टर को भी हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इस तरफ, दूसरा एक्स एक्सिस की तरफ। ओके, तो हम देख सकते हैं ये जो अपसाइड वेक्टर का जो अपसाइड कंपोनेंट है और जो डाउन साइड कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ओनली एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि अप एंड डाउन साइड दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओनली दिस साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एडेड। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज E प्लस क्यू, एंड इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E ड्यू टू माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज। सो व्हाट इज E प्लस क्यू? E प्लस क्यू इज 1 by, use the Coulomb's law, 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. R square is the distance, so this distance R square plus A square. And what is E minus Q? E minus Q is 1 by 4 pi epsilon naught minus Q by R square plus A square. ठीक है, तो E प्लस Q हो जाएगा, E माइनस Q हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन साइन ऑपोजिट है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो
इस दोनों वेक्टर का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, तो हम अगर देखेंगे ये आ जाएगा थीटा और ए वाला एंगल भी हो जाएगा सेम थीटा, दोनों एंगल हो जाएगा सेम थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा। हम यूजिंग जियोमेट्री देख सकते हैं इसको। तो क्या होगा, इस वेक्टर का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा वो भी होगा ई cos थीटा, और इस वेक्टर की इस तरफ कंपोनेंट आएगा ई cos थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इस तरफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नेट इक्वल्स टू ई cos थीटा प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू cos थीटा। अच्छा, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन P के इस तरफ राइट साइड, ठीक है। ओके, तो यहां पर इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ ऑपोजिट टू द P का डायरेक्शन किस तरफ है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है राइट साइड ऑपोजिट में, इसलिए माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ना साइन को कंसीडर नहीं कर रहे, माइनस प्लस से दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ना, ये cos थीटा भी इस तरफ है, इसका भी cos थीटा कंपोनेंट इसी तरफ है, तो दोनों ऐड हो जाएगा और एक माइनस साइन आएगा cos थीटा। और cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया a बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, कंसीडर कर लेते हैं आर, दिस आर इज मच ग्रेटर देन ए, देन क्या होगा, देन a by r is much लेस देन 1, तो a by r is much लेस देन 1। तो अगर हम यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाय आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 0 से, ठीक है, क्योंकि ए बाई आर इज मच लेस देन 1, तो इसको हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली क्या आएगा फिर, अच्छा P इक्वल्स टू आता है 2QA। अच्छा, यहाँ पर एक 2 आ जाएगा, E cos थीटा एरो के एक 2 आ जाएगा, ठीक है, एक 2 आ जाएगा, एक 2 आएगा, ठीक है। तो P इक्वल्स टू 2QA होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, क्योंकि ए वाला पार्ट तो 0 हो गया ना, ए वाला पार्ट चला गया, ए 0 हो गया, तो आर क्यूब पड़ा रहा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये होता है तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा -P, और माइनस क्यू है, माइनस मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा राइट की तरफ, इसलिए माइनस साइन आ गया, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं, ये कहां पर नेचर में कहां मिलता है देखने को, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो नेचर में हमें मिलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो कोई भी मैटर को अगर हम तोड़ते हैं तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम, राइट, दैट इज कॉल्ड एटम। तो एटम कैसे बनता है, एटम का हमें पता है कि सेंटर में रहता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन रहता है जिसका चार्ज रहता है 0, न्यूट्रल, जिसका कोई चार्ज नहीं रहता, जो न्यूट्रल होता है, और उसके अराउंड ऑर्बिट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सोच लेते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो सेंटर में क्या है, प्रोटॉन,
और चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जैसे सेंटर में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बीच में होगा, सेंटर में। और इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का भी सेंटर ऑफ मास होता है सेंटर में। तो ये होता है नॉर्मली मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? कोई डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज सेपरेटेड। सोचो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, अगर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस होगा तो उसका हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट नहीं है नॉर्मली। लेकिन सोचो तुमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट में जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो एटम है ना, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में था वो थोड़ा राइट की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा राइट की तरफ आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास राइट में चला जाएगा। और जो सारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन सब लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, चारों इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया और जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास वो थोड़ा राइट में शिफ्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ? एक सेपरेटेड हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो इसे क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हो गया हमारा डाइपोल और इसका डाइपोल मोमेंट भी आ गया। तो ऐसे नेचर में ऐसा मॉलिक्यूल बहुत एग्जिस्ट करता है, जैसे तुम्हारा CH4 हो गया, और भी होता है CO2। तो ये सब मॉलिक्यूल होता है नॉर्मल, जो नॉर्मली तो डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसका डाइपोल मोमेंट आ जाता है, ठीक है। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसा भी होता है जिसका बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई करके। ऐसा मॉलिक्यूल कौन सा है? जैसे कि वाटर H2O, और भी कुछ मॉलिक्यूल्स है जिसका बिना तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल जिसका बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोचो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचो फील्ड, ओके। तो क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है? तो सोचो एक डाइपोल है, दिस इज -q एंड दिस इज +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स अप्लाई होता है, तो फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो इस तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो और ए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F = QE। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स होगा F = +QE और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स होगा F = -QE। दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग है। तो इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0। तो डाइपोल तो मूव नहीं करेगा, नेट फोर्स 0 है, बैलेंस फोर्स। लेकिन दोनों फोर्स का देखो जो एक्शन ऑफ लाइन है वो अलग है, दोनों फोर्स अलग अलग पॉइंट पे काम कर रहा है। तो यहां पर आ जाएगा टॉर्क, मतलब डाइपोल को घुमा देगा, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डाइपोल के ऊपर, अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क काम करता है, उसको घुमा देता है। तो टॉर्क क्या होगा? सोचो ये एंगल है थीटा, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो है थीटा। तो डाइपोल मोमेंट तुम्हारा -q से +q तक, तो ये होगा तुम्हारा डाइपोल मोमेंट P। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द टॉर्क। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टॉर्क? टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टॉर्क = F ×
द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, अगर ए तुम्हारा 2a है, द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2a, तो ए हो जाएगा 2a साइन थीटा, ठीक है, 2a साइन थीटा। ओके, तो एफ इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स, सोच लेते हैं इसे आर, ठीक है। तो एफ का वैल्यू क्या है, क्यू ई, और आर का वैल्यू हो जाएगा 2a साइन थीटा, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। और हमें क्या पता है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है P इक्वल्स टू 2q इंटू ए, 2qa होता है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, मतलब q इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस विच इज 2a, सो 2aq। ओके, तो 2a और q, इसे हम लिख सकते हैं P E साइन थीटा। तो टॉर्क हो गया P क्रॉस E, तो P क्रॉस E हो गया तुम्हारा टॉर्क। ओके, तो दिस इज द टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इतना टॉर्क अप्लाई होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का, P क्रॉस E। E का डायरेक्शन इस तरफ है, P का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर एक P से E तक घुमाओगे एक स्क्रू को, वो किस तरफ जाएगा, P से E तक, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह, क्रॉस मतलब अलोंग द बोर्ड, तो बोर्ड के अंदर की तरफ चला जाएगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटीज के बारे में। चार्ज डेंसिटी की 3 प्रकार का होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, इसे बोलते हैं सिग्मा, ग्रीक लेटर। फिर आता है तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो, दिस इज कॉल्ड रो। और इसके बाद आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्ब्डा से, ठीक है। 3 चार्ज डेंसिटीज होता है, तो नाम से पता चल रहा है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या है, चार्ज बाय एरिया, और चार्ज बाय वॉल्यूम, और चार्ज बाय लेंथ होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में क्या होगा, सोचो एक वायर है, इस वायर में टोटल चार्ज तुम्हारा कितना है, Q चार्ज है, Q, और इस वायर का लेंथ क्या है, वायर का लेंथ है L। तो अगर Q चार्ज टोटल L लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये जो Q चार्ज है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल वायर, तो क्या होगा, Q चार्ज L लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, दैट इज लैम्ब्डा, लैम्ब्डा इक्वल्स टू Q बाय L। तो यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज होता है उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज लैम्ब्डा बाय L। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सोचो एक स्फीयर है, ठीक है, दिस इज द स्फीयर, और इस स्फीयर के ऊपर ना सोचो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है Q अमाउंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल स्फीयर। तो क्या होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, यूनिट सरफेस में कितना चार्ज है, ठीक है। तो सिग्मा इज टोटल चार्ज क्या है, Q डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का केस में ये होता है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होगा, मतलब Q बाय एरिया होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और रो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सोचो सेम Q चार्ज एक स्फीयर में हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां इनसाइड भी है, टोटल होल स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे, ठीक है, होल स्फीयर के अंदर भी है, बाहर भी है, सरफेस में भी है, सब जगह है। तो क्या हो जाएगा, तो यूनिट वॉल्यूम में तुम्हारा जो चार्ज होगा, रो इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ये होता है तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है, इसको हम लिखते हैं Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाता है रो, ठीक है।
तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज क्यू बाई वी, सिग्मा इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्यू बाई ए और लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। तो ये डेफिनेशन है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए एरिया, और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा क्यू बाई वी। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है और यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे गाउस लॉ के बारे में। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉ है, मतलब कोई भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो हम गाउस लॉ से कर सकते हैं। ठीक है, सोचो यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले तो हमें इस पॉइंट के अराउंड एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। ठीक है, गाउसियन सरफेस जो कि एक स्फीयर है। तो गाउसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया जो कि एक स्फीयर है। तो यहाँ पर एक यूनिट एरिया ले लेते हैं, यूनिट एरिया सरफेस के ऊपर यूनिट एरिया। तो बता सकते हो कि इस यूनिट एरिया में से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा, कितना नंबर ऑफ लाइंस, फ्लक्स लाइंस मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस होता है ना, कितना लाइंस पास करेगा, 2 3 4, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोच लेते हैं इस एरिया का मैग्नीट्यूड है ds, ds एक स्मॉल एरिया है, तो एरिया में से कितना लाइन पास करेगा। तो इसको हम पकड़ लेते हैं, सोचो d फाई, फाई मतलब नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया ds। ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी पॉइंट से यूनिट एरिया में जितना नंबर ऑफ लाइन पास करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिट एरिया में से लाइन पास करता है। तो ds एरिया में से कितना लाइन पास करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट एरिया में नंबर ऑफ लाइन पास करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ds एरिया में से जो भी लाइन पास करेगा उसको हम बोलेंगे E इंटू ds, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया ds इज E इंटू ds। ठीक है, और यहां पर एक चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स लाइन का बीच में हमें एंगल भी लेना है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ds लेना है। ds का डायरेक्शन क्या है, एरिया का डायरेक्शन होता है इस तरफ, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें ds के डायरेक्शन के प्रति लेना है कि इस डायरेक्शन में कितना लाइन पास कर रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं लेना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना लाइन पास कर रहा है नहीं लेना है हमें, ds के डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ds कितना नंबर ऑफ लाइन पास करे, इसलिए डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया ds, d फाई स्मॉल एरिया में से कितना लाइन पास कर रहा है, तो टोटल स्फीयर में से कितना लाइन पास करेगा, तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया। ओके, तो हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, कोई भी सरफेस में से, क्लोज सरफेस में से कितना लाइन पास करता है, अच्छा इसे क्लोज सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा वो हमें पता है। और गाउस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू गाउस दिस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस q enclosed divided by epsilon naught, the permittivity of the free space. So q enclosed by epsilon naught. So this is the Gauss law. तो Gauss law क्या हो गया, E dot ds integration is equal to q enclosed by epsilon naught. तो total charge enclosed within the surface divided by epsilon naught. This is Gauss law. आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r from a infinitely charged wire. तो दिस इज ए इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। सोचो इस वायर के ऊपर चार्ज है, टोटल चार्ज है Q, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सोचो इस वायर से R डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यूजिंग गाउस लॉ हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें एक सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा। सिलेंडर, एक सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा।
ओके, तो एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड गाउस सरफेस. गाउस सरफेस. तो हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, E dot ds equals to q enclosed by epsilon. This is according to Gauss law, that electric field and the surface dot product is equal to charge inside this Gaussian surface by epsilon naught. Oh, इसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि E ds cos theta डॉट प्रोडक्ट है तो cos theta आ गया q by epsilon naught. और तो हमें क्या करना है, इस सरफेस के ऊपर, गाउसियन सरफेस के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर इंटीग्रेशन करना है. तो देखो हम यूनिट एरिया कंसीडर कर लेते हैं. दिस एरिया इज कॉल्ड ds. एक एरिया कंसीडर कर ले ds. तो इस एरिया का डायरेक्शन क्या है, एरिया का डायरेक्शन है इस तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है. तो E और ds के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री. cos 0 का वैल्यू होता है 1. तो दिस कार्व सरफेस के लिए क्या होगा, दिस कार्व सरफेस के लिए cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1. ठीक है, लेकिन इस सरफेस में क्या होगा, इस सरफेस एक एरिया कंसीडर करते हैं. एरिया का डायरेक्शन क्या है, एरिया का डायरेक्शन ds का होगा ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरफ डायरेक्शन है, इस तरफ. दिस इज E एंड दिस इज ds. तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. cos 90 का वैल्यू 0. तो अगर इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे तो E डॉट ds cos थीटा इसका वैल्यू हो जाएगा 0. तो ओनली दिस कार्व सरफेस के ऊपर ही इसका वैल्यू होगा फाइनाइट. तो लिख सकते हैं दिस इज E ds cos 0 हो गया 1 cos टू q by epsilon, दिस कार्व सरफेस के ऊपर. ठीक है, ओके. देखो E क्या है, इस सरफेस के ऊपर जो है डिस्टेंस इक्वल है, इस इनफाइनाइट वायर से इसका डिस्टेंस इक्वल है. तो E कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन. अच्छा, Q का वैल्यू क्या है, Q मतलब द चार्ज विथ इन दिस गाउसियन सरफेस. गाउसियन सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है, जो इस वायर के ऊपर है. तो इसका लेंथ क्या है, सोचो इस सिलेंडर का लेंथ है L, और लैम्बडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी. अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू द चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, q बाय l, और यू कैन राइट q इक्वल्स टू लैम्बडा l. तो q का वैल्यू हमें मिल गया लैम्बडा l. तो हम इसे पुट कर देंगे लैम्बडा l बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो ds मतलब कार्व सरफेस का एरिया क्या होगा, सिलेंडर का जो कार्व सरफेस होता है उसका एरिया होता है 2 पाई r इंटू l. l इसका लेंथ है और r है रेडियस, तो 2 पाई r इंटू l इक्वल्स टू लैम्बडा l बाई एप्सिलॉन नॉट. और E इक्वल्स टू आ जाएगा l l कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल्स टू आएगा लैम्बडा बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट. तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 pi r by epsilon. This is for electric field at a distance r from a infinitely charged wire. सोचो एक spherical cell है, this is a spherical cell and this is charged. तो ये सोचो एक spherical cell है और यहाँ पर चार्ज है Q. ठीक है, तो इस Q चार्ज का हमें कैलकुलेट करना है कि स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इनसाइड एक पॉइंट ले लेते हैं, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो इनसाइड पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे r1 डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट पे ले लेते हैं दिस इज r2 डिस्टेंस पे. तो स्फेरिकल सेल का इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूजिंग गाउस लॉ कैलकुलेट करना है. और इसमें चार्ज है Q सेल के ऊपर. ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सेल के ऊपर. ओके, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें पहले तो एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि है एक स्फीयर.
जो कि एक स्फीयर है। तो फॉर दिस गाउसियन सरफेस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, चार्ज विद इन दिस स्फीयर। स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, Q है, तो Q हो गया। E क्या है, इस पॉइंट पे E कांस्टेंट होगा। ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, r2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेम डिस्टेंस में पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से E, the integration of ds q by एप्सिलॉन नॉट। तो ds मतलब सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करना है। सरफेस का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्फीयर का सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पर ना डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि E और ds का दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर E आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R2 आउटसाइड। ठीक है, R2, दिस इज R2। तो आउटसाइड जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है A। दिस इज ऑल्सो सेम एज कूलम्स लॉ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कूलम्स लॉ। हम कूलम्स लॉ से भी ये डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर गाउस लॉ से डिराइव किया। अच्छा, इनसाइड क्या होगा, अगर कोई इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट पे तो पहले एक इनसाइड पॉइंट को लेके गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना है। फिर E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन। Q क्या है, इस गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो बाहर है। चार्ज इस स्फेरिकल सेल के ऊपर, अंदर नहीं है, तो ये हो जाएगा तो 0। सो E डॉट ds, E हो जाएगा इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू 0, और फाइनली E इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो स्फेरिकल सेल का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कोई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये होता है आउटसाइड। ओके, फिर हम कैलकुलेट करते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सोचो एक सॉलिड स्फीयर है जहां पर हर जगह चार्ज है, एवरी पॉइंट इट इज चार्ज्ड, इनसाइड आउट मतलब इनसाइड पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल चार्ज है Q। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है आउटसाइड एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इनसाइड एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इनसाइड R1 और आउटसाइड ले लेते हैं, दिस इज R2। तो R2 पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और R1 डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहले कैलकुलेट करते हैं आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड के लिए पहले हमें यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा, गाउसियन स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस। एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, तो इसके ऊपर E डॉट ds कर देते हैं, गाउस लॉ, E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन। Q इज द टोटल चार्ज विद इन दिस गाउसियन सरफेस, जो कि है Q स्फीयर जो चार्ज है। तो E क्या है, E हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, E बाहर आ जाएगा। E और ds के अंदर, E और ds के बीच में एंगल क्या होगा, E और ds के बीच में एंगल होगा, E का डायरेक्शन इस तरफ, ds का भी सेम डायरेक्शन, तो 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, तो वो चला गया। ठीक है, E ds इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा E इंटू ds का वैल्यू क्या है, सरफेस, स्फीयर का सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो आउटसाइड के लिए सेम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्फेरिकल सेल का था, सॉलिड स्फीयर का भी सेम आएगा, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का भी सेम आएगा। ओके, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि अंदर इनसाइड कितना होगा सॉलिड स्फीयर का इनसाइड। ओके, तो R1 पॉइंट के अराउंड हमें सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो लिखते हैं गाउस लॉ, E डॉट ds इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E क्या है, इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, बाहर आ जाएगा, और ds पड़ा रहेगा, इंटीग्रेशन होगा ds, और जो एंगल है सेम 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो cos 0 1 चला गया, डॉट प्रोडक्ट चला गया। अच्छा, Q एनक्लोज चार्ज कितना होगा, इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना होगा,
इस स्फीयर के अंदर तो चार्ज है तुम्हारा Q प्लस Q, हाँ, और इसका रेडियस है तुम्हारा R। तो इस छोटे से स्फीयर के अंदर चार्ज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम पकड़ लेते हैं कि इसका चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, रो इंटू, और वॉल्यूम क्या होगा इस स्फीयर का 4/3 पाई r1 क्यूब। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इनसाइड Q enclosed, ठीक है। विथ इन दिस गाउसियन सरफेस चार्ज हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अच्छा ds का वैल्यू क्या आएगा, ds का वैल्यू हो जाएगा सरफेस क्या होगा स्फीयर का, सरफेस हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर, और इधर रो 4/3 पाई r1 क्यूब बाई एप्सिलॉन। तो देखो r1 स्क्वायर r1 क्यूब कैंसिल हो गया, तो r1 पड़ा रहा, पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू आएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r1। तो ए आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल्स टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r1। ये हो गया इनसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इनसाइड के लिए।